नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 3। लेकिन इस स्थिति में हम ही क्यों घाटे में रहे मिस्टर सिस्को? एड्रिक ने विरोध किया। कोई घाटे में नहीं रहेगा, तुम सब के लिए हमारा प्रस्ताव एक ही रहेगा। तो फिर हम भी जॉन के साथ हैं। एड्रिक ने योजना अनुसार उचित अवसर पा वही घोषणा कर दी और उसके साथ ही शेष नौजवान भी जॉन की तरफ आ गए। क्या ख्याल है दोस्तों? जॉन ने अपने साथियों से पूछा। हमें कोई ऐतराज नहीं, नौजवानों ने एक जबान होकर कहा। तब ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, जॉन सिस्को से संबोधित हुआ। नौजवान खुशी से तालियां बजाने लगे। बूढ़ों की गर्दनें लटक गई थी। मैं नौजवानों के लीडर की हैसियत से तुम लोगों को हुक्म देता हूं कि लड़कियों को बाहर भेज दो और तुम लोग इसी वक्त से हमारे लिए काम करना शुरू कर दो, जॉन ने आदेश दिया। हम तुम्हारे दूसरे आदेश का तुरंत ही पालन करने को तैयार है मिस्टर ऑल्टे। तुम न केवल नौजवानों के बल्कि हमारे भी लीडर हो। हम कोई भी काम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जो सम्मानपूर्ण समझौता हम लोगों के बीच हुआ है, तुम्हें भी उसका पाबंद रहना चाहिए। सिस्को नम्र लेकिन शुष्क लहजे में बोला। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जॉन सिस्को की इस शुष्कता से कुछ नर्म पड़ते हुए बोला। यह फैसला अभी हमारे और तुम्हारे बीच हुआ है। बेचारी लड़कियों को अभी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर हमने इसी तरह उन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर दिया तो मानसिक तौर पर वे कभी भी तुम में से किसी को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। फिर मुसीबत की इन घड़ियों में उन्हें सुध भी कहाँ रही होगी। संभव है उनमें से कुछ तुम में से किसी को पसंद करती हों। मेरा मतलब है कि तुम्हें इस सिलसिले में थोड़ा सा वक्त देना होगा ताकि उन्हें हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके। जॉन कुछ सोचने लगा, फिर गर्दन हिलाते हुए बोला। ठीक है, हम तुम्हें वक्त देते हैं, पर यह चेतावनी भी दे देना चाहता हूं कि तुम लोगों ने अगर हमारे खिलाफ साजिश की तो फिर हम हर समझौते से मुक्त होंगे और इसके बाद हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। बर्फ के इन वीरानों में हमारी जिंदगियां यूं भी बड़ी संक्षिप्त हैं। यहाँ साजिशों की गुंजाइश नहीं है। फिर हम तो तुम्हारी युवा शक्ति पर ही अपना भविष्य छोड़े हुए हैं। तुम लोग कुछ ढंग का सोच सके तो हमें खुशी होगी, क्योंकि उन्हीं हालात में हम यहाँ से निकलने के बारे में कुछ सोच सकेंगे। लेकिन लड़कियों को भी तो तैयार करना होगा। हाँ, वह शर्त तब भी रहेगी। तुम लोगों को अस्थायी ही सही, पर पवित्र बंधनों में जकड़े बिना हम लड़कियों को तुम्हारे हवाले करने को तैयार ना होंगे। हम वह शर्त मंजूर कर चुके हैं, जॉन ने जवाब दिया और नौजवान खुशी के नारे लगाते हुए बिखर गए। योजना अनुसार उनके साथ मिले वे नौजवान भी उन्हीं के साथ हो लिए थे ताकि उनकी योजनाओं के प्रति सचेत रह सके। नौजवानों के चले जाने के बाद बूढ़े सिर जोड़कर बैठ गए। उनके चेहरों पर गहन चिंता के भाव थे। वक्ती तौर पर उन्होंने इस तूफान को टाल दिया था, लेकिन वो जानते थे कि तूफान टला नहीं है। उससे निपटने के लिए सख्त मुकाबले की जरूरत थी। काफी देर तक खामोशी रही। इस खामोशी को प्रोफेसर दयाल ने ही तोड़ा। मेरा ख्याल है हमें लड़कियों से बातचीत कर लेनी चाहिए। उन्हें इस अभियान के बारे में बराबर साथ रखा जाए तो ठीक रहेगा। मेरे ख्याल में हमारी उनसे बातचीत उचित नहीं होगी प्रोफेसर। और फिर ये नौजवान दिमाग रखते हैं, समझदार भी हैं। मायूसी ने उन्हें दरिंदा बना दिया है। वे बहक गए हैं। उनसे निपटने के लिए हमें पूर्ण विवेक व समझदारी से काम लेना पड़ेगा, सिस्को ने कहा। फिर प्रोफेसर भी सोच में पड़ गया। इस बारे में आपको अपनी बेटियों का भी सहयोग लेना होगा। मैंने महसूस किया है प्रोफेसर कि आपकी बच्चियों में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। उन्हें इस पूरे हंगामे के दौरान भयभीत या निराश नहीं देखा मैंने। आप यह काम अपनी बेटियों के सुपुर्द कर दे। वे दूसरी लड़कियों को अपने तौर पर परिस्थिति की गंभीरता से आगाह करके उन्हें हालात से निपटने के लिए तैयार करें और उनके दृष्टिकोण को भी जानने की कोशिश करें। तुम ठीक कहते हो, प्रोफेसर ने सहमति दे दी, पर हमें दूसरे काम पर तो आज ही से लग जाना होगा ताकि वे सिरफिरे बहके रहें। यानी शिकार की तलाश? सिस्को बोला। इसके लिए हमें आपके नेतृत्व की जरूरत है प्रोफेसर। मेरा अनुमान है कि अभी इस क्षेत्र में इतनी मछलियां उपलब्ध हैं कि हमें 1 माह तक खुराक की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पर पहले मैं लड़कियों को हालात से आगाह कर देना जरूरी समझता हूँ। आप मेरा इंतजार करें, प्रोफेसर ने कहा और फिर वह बर्फ की सुरंग में प्रवेश कर गया। थोड़ी ही देर बाद वह जहाज में था। उसने बाला और कविता को दूसरी लड़कियों से अलग बुलाया और उनके निकट बैठ गया। लड़कियां ध्यान से ही बाप के चेहरे को देख रही थी। क्या बात है डैडी, आप कुछ चिंतित हैं? चिंतित तो नहीं, हाँ कुछ समस्याएं जरूर सामने आ गई हैं, वह बोला। वह क्या डैडी? बाला ने पूछा। तुम दोनों मेरे स्वभाव, मेरी आदतों से परिचित हो। मेरे दृष्टिकोण भी तुमसे छुपे नहीं। मैं सांस रहते तक इंसान को बेबस नहीं समझता। इंसान केवल भगवान के सम्मुख ही विवश है। भगवान ने उसे जिंदगी दी है और जब वह देता है तो इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। दूसरे लोग निराशा के शिकार है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं इस बर्फ पर उस समय तक जीने में यकीन रखता हूँ जब तक कि मौत ना आ जाए। तुम्हें शायद यह सुनकर हैरानी हो कि मैं इस वीराने से निकलने की योजना भी बना चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम दोनों को साथ लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा और इसके लिए मैंने प्रबंध भी कर लिए हैं। ऐसे प्रबंध जो शायद दूसरों की निगाहों में पागलपन ही कहलाते। तुम दोनों के अलावा शायद ही कोई मेरा साथ देता, इसलिए मैंने अभी इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की है। मैं अगर एक मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहा हूँ तो यह मेरा निजी मामला है। दूसरों को क्यों मैं अपने तजुर्बे की भेंट चढ़ाऊं? मुमकिन है हम आज अपने उस अनूठे सफर पर रवाना भी हो जाते जो हमें मौत की शांतमय घाटियों में भी ले जा सकता था और जिंदगी की संघर्षमय राहों पर भी। बहरहाल मैंने निकल जाने की पूरी योजना बना ही ली थी। इसके लिए मैं दूसरों को बाध्य नहीं करने वाला था, क्योंकि वह शायद मेरा साथ नहीं देते। लेकिन अब हालात अचानक बदल गए हैं और मैं मजबूर हो गया हूँ कि इस समय इन्हें अकेला न छोड़ा जाए, प्रोफेसर ने बुझे हुए लहजे में कहा। लड़कियां परेशानी से ही उसकी शक्ल देखने लगी। बाप की उलझी उलझी सभी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल नौजवानों का एक गिरोह उस कमबख्त सिर फिरे जॉन के नेतृत्व में बगावत पर आमादा हो गया है, जिसे मैंने मारा था। बगावत? वे क्या चाहते हैं डैडी? बाला ने पूछा। लड़कियां, उनका ख्याल है इन वीरानों में उनकी मौत बेरंग न हो। इसके लिए उन्होंने सभी बूढ़ों को कत्ल कर अपनी राह से हटा देने का मंसूबा बनाया ताकि लड़कियों पर कब्जा कर सके। ओह, बाला शुष्क होठों पर जीवा फेर कर रह गई। गलती मेरी ही थी। मैंने इस खतरनाक पागल के इरादों को जान लिया था। मुझे चाहिए था कि उसे उसी दिन बर्फ में दफन कर देता, लेकिन उसे भाग जाने दिया और यह मामूली सी भूल आज एक खतरनाक खतरे की शक्ल में हमारे सामने आ खड़ी हुई है। फिर अब क्या हुआ है डैडी? बाला जानने को उत्सुक थी। हमने वक्ती तौर पर इस वायदे के साथ उन वैश्यों को संभाल लिया है कि लड़कियां उनके सुपुर्द कर दी जाएंगी, लेकिन अधिक समय तक हम उन्हें रोक नहीं सकेंगे। इसलिए अब अपनी रक्षा के लिए खुद लड़कियों को कमर कसनी पड़ेगी। हमें क्या करना होगा? नौजवानों को बहलाना, उन्हें अपनी दूरदर्शिता व सूझबूझ से हमें इतना समय उपलब्ध कराना होगा कि हम उनसे निपटने की तैयारियां पूरी कर लें। लेकिन यह सब लड़कियों की सूझबूझ पर निर्भर है। हमें लड़कियों को नौजवानों से मिलने की इजाज़त देनी होगी, वरना वे पागल खून खराबे पर भी उतर सकते हैं। अब यह काम सिर्फ लड़कियों का है कि वे उन्हें किस तरह मूर्ख बनाकर टाल सकती हैं। हमने उन्हें कहा है कि हम उनकी अस्थायी शादियां कर देंगे ताकि वे इज्जत से एक एक लड़की के मालिक बन सके। हमारे लिए क्या आज्ञा है डैडी? कविता ने पूछा। तुमसे बहुत आशाएं हैं बेटी। तुम्हें ही इस सिलसिले में दूसरी लड़कियों को तैयार करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें भी इस बात की इजाज़त देता हूँ कि तुम भी दूसरों की तरह अपना काम करो। यह मानवता की लड़ाई है, इसमें सब कुछ जायज़ है मेरी बेटियों। तुम्हारी तरफ से अब मेरी आंखें मूंदी ही रहेंगी। तुम समझदार हो, बहुत कुछ समझ सकती हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगी। क्या मैं जाऊं? प्रोफेसर उठ खड़ा हुआ। ओके डैडी, आप जाए। रात को हम आपको रिपोर्ट देंगे, बाला ने कहा, लेकिन होशियारी से। नौजवान हमारी तरफ से खौफजदा हैं। वे हम पर कड़ी निगाह रखेंगे। प्रोफेसर ने बाहर निकलते हुए कहा। आप चिंता न करें,
बाला ने जवाब दिया। प्रोफेसर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सिस्को वगैरह को बताया कि वह अपनी बेटियों को सचेत कराया है और वे भी इसी क्षण से अपना उत्तरदायित्व संभालने वाली हैं। फिर वे सब मछलियों के शिकार को रवाना हो गए। शाम को बूढ़ों की टीम लौटी तो नौजवानों का गिरोह उन्हें सुरंग के बाहर ही मिला, लेकिन एक छोटे से केबिन को देखकर वे हैरान रह गए। यह केबिन जहाज की टूटी हुई सीटों, पायलट केबिन के पार्टीशन और कैनवस के टुकड़ों से बनाया गया था। निकट पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह नौजवानों का हेडक्वार्टर है, जहां से वे बूढ़ों पर निगाह रखेंगे। नौजवान बहुत खुश थे। बूढ़ों के कंधों से लटकी मछलियां देखकर वे कह कह लगाने लगे। लगता है आप सब ने प्रोफेसर दयाल की जानकारियों व अनुभवों का पूरा पूरा लाभ उठाया है, लेकिन मजा तो तभी है जब प्रोफेसर रोजाना ही हमारे लिए इतनी मछलियां उपलब्ध कराता रहे। जॉन ने हंसते हुए कहा। अगर तुमने हमसे सहयोग किया मिस्टर जॉन, तो हो सकता है कि हम इस विपदा से छुटकारा पाने में सफल हो जाएं। हो सकता है हम इस वीराने से ना निकल सके, लेकिन हम बर्फ की इन ढलानों से परे एक ऐसी दुनिया तलाश कर सकते हैं जहां जिंदगी बिताने को और भी सुविधाएं मिल सकेंगी और रोज रोज केवल मछली पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बूढ़े दयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं प्रोफेसर, जॉन ने चकित हो कहा। इस बारे में हम फिर कभी बातचीत करेंगे जॉन, प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा। जरूर, और फिर मैं तो तुम्हें एक विशेष महत्व देने के लिए बाध्य भी तो हूं। भविष्य में हम रिश्तेदार भी तो बनने वाले हैं। जॉन ने एक कहकहा लगाया। तुम्हारी लड़की को मैं पसंद कर ही चुका हूं। कितनी ही देर जॉन की विशैली हंसी प्रोफेसर दयाल के कानों में गूंजती रही, पर वह खून का घूंट पीकर रह गया। ए मेहनतकश बूढ़ो, मछलियां तलाश करने के हथियार यहां से हासिल कर सकते हो। जहाज से ऐसी हर चीज हटाकर इस केबिन में जमा कर दी गई है जो किसी हथियार के रूप में प्रयोग हो सके, क्योंकि इंसान के मिजाज को बिगड़ते देर नहीं लगती। यह राय हमारे नौजवान दोस्त एड्रक की थी, और मिस्टर एड्रक की बुद्धिमत्ता का लोहा तो हम सब बहुत पहले ही मान चुके हैं, एक और नौजवान बोला था। मिस्टर एड्रक के सहयोग ने निसंदेह ही हमारी शक्ति दुगनी कर दी है। वह अब मेरा बायां हाथ है, जॉन ने गर्व से ही घोषणा की थी। हथियार यूं जमा कराने के ख्याल से ही बूढ़ों के चेहरों में निराशा की लहरें दौड़ गई थी, लेकिन प्रोफेसर दयाल व सिस्को को जब यह पता लगा कि यह राय एड्रक की है, तो वे निश्चित हो गए। जरूर इसके पीछे एड्रक की कोई योजना रही होगी। उन्हें एड्रक पर विश्वास था। उसकी नेक नियति पर वे आंख मूंद कर विश्वास कर सकते थे। फिर जॉन के आदेशानुसार ही मछलियां आपस में बांट ली गई और सब अपने अपने लिए डिनर तैयार करने लगे। 1 दर्जन नौजवान हेडक्वार्टर में रहने का प्रोग्राम बना चुके थे। यह केबिन हवा से सुरक्षित था और इतने व्यक्ति इनमें आसानी से रह सकते थे। शेष हमेशा की तरह सोने के लिए जहाज में चले गए। आज उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। आज उन्हें लड़कियां भी अपनत्व भरी निगाहों से देख रही थी। रात काफी बीत गई थी। बाला और कविता प्रोफेसर के पास ही सो रही थी, लेकिन वास्तव में वे जाग रही थी। जब उन्हें जहाज में हर प्राणी के सो जाने का यकीन हो गया, तो बाला ने अपने होठ बाप के कानों के निकट कर लिए। क्या आप जाग रहे हैं डैडी? वह सरगोशी में बोली। हाँ, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट की इंतजार है, प्रोफेसर ने भी उसी अंदाज में कहा। सब काम आपकी इच्छा अनुसार हो गया है डैडी। एक एक लड़की को उसका काम समझा दिया गया है। लड़कियां पहले तो भयभीत हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिला दिया है कि जब तक हमारे बुजुर्ग व कुछ शरीफ नौजवान हमारे साथ हैं, हम पर कोई आंच आने वाली नहीं। यह भी बता दिया है कि अगर उन्होंने कमजोरी से काम लिया तो हालात दूसरे होंगे, जिनमें उनकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। सभी खुशी से हमें सहयोग देने को तैयार है। शाम तक हमने उन्हें जो करना है उसकी ट्रेनिंग भी दे दी है। कल ही से वे अपना काम आरंभ कर देंगी। गुड, यानी कि इधर से मैं निश्चित हो जाऊं? बिल्कुल डैडी, मुझे तुमसे यही आशा थी बेटी। अब तुम सो जाओ। सरगोशी में ही कहते हुए प्रोफेसर दयाल ने भी करवट बदल आंखें मूंद ली। दूसरे दिन रोजाना की भांति ही बूढ़ों का गिरोह शिकार की तलाश में निकल गया। नौजवान अभी तक बिस्तरों में ही थे।
उनकी चोर निगाहें लड़कियों को देख रही थी। तभी जॉन ने लड़कियों को संबोधित किया। मैं युवा लड़कियों से संबोधित हूँ। बर्फ के इन वीरानों में हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत न जाने किस क्षण हमें आ दबोचे। जब मौत मुकद्दर ही है तो फिर हम उससे भयभीत क्यों हों? जिंदगी के जो क्षण बाकी हैं उन्हें अपनी इच्छाओं के रंग में क्यों न रंग दे। ऐसे में हम इस विपदा से छुटकारा पाने व यहाँ से निकलने के लिए भी यत्न कर सकते हैं। हमने आपके बड़े बूढ़ों से बात कर ली है। उन्हें आपके और हमारे मेल जोल पर कोई ऐतराज नहीं है। मुमकिन है उन्होंने यह बात आपको भी बता दी हो। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि खौफ व दहशत के इस वातावरण को कह कहो में बदल दें। आपको अपने साथी के चुनाव की स्वतंत्रता है। इस सिलसिले में आपको विवश नहीं किया जाएगा। हाँ, दूसरी सूरत में आपको इसके लिए मजबूर भी किया जा सकता है। कहकर जॉन ऑल्टेक खामोश हो गया। लड़कियों के दिल की जो अवस्था थी वह वही समझ सकती थी, लेकिन यह घोषणा उनके लिए अचानक नहीं थी। ये शब्द कभी भी उन्हें सुनने पड़ सकते थे और खुद को वे इस अवसर के लिए तैयार भी कर चुकी थी। इसलिए किसी प्रकार के भाव उनके चेहरे पर ना झलके। क्या आपने हमारी अपील मंजूर कर ली? जॉन ने पूछा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो हमसे कुछ और ही कहा है। एक लड़की बोल उठी। वह क्या? उन्होंने कहा है कि हम पवित्र रिश्तों में बंधने के बाद ही। ठीक कहा है। मूर्ख बूढ़ों की यह राय हमने मान भी ली है। और इसमें अंतर भी क्या है कि नाक चाहे यूं पकड़ो या यूं। जॉन ने कह कहा लगाते हुए कहा। खैर, आपको इस बात की इजाजत है कि उन बूढ़ों के फैसले का इंतजार कर ले, लेकिन इस बीच हमें मेल मिलाप व एक दूसरे को परखने का हक तो है। हाँ, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं, बाला ने जवाब दिया और जॉन शरारत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तो मिस बाला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगी? उसने कहा और बाला आगे बढ़ाई। जॉन ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। ऐसा करो दोस्तों, अपना काम तो बन गया, उसने सुरंग में प्रवेश करते हुए कहा और दूसरे नौजवान भी नारा लगाते हुए खड़े हो गए। और फिर नौजवान लड़कियों और लड़कों का गिरोह बाहर निकल आया। मौत के अंधेरों से वह कुछ क्षणों के लिए निकल आए थे। लड़कियां समझती थी कि इसी में उनकी भलाई है, उनकी सुरक्षा इसी में है कि वे उन्हें अधिक से अधिक मूर्ख बना सके। बाला और कविता ने उन्हें भली भांति समझा दिया था और वह यह नाटक बखूबी खेल रही थी। जॉन बाला को लेकर बर्फ की एक चट्टान के पीछे जा पहुंचा था। उसने मुस्कुराते हुए बाला के हाथ पकड़े और उसे अपने सामने बिठा लिया। आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया मिस बाला, उसने कहा। क्या आप मुझे पहले से ही पसंद करते थे या उस दिन? ओह, उस मनहूस दिन की याद मत दिलाओ। ना जाने मुझे क्या हो गया था, वरना मैं पेशेवर बॉक्सर हूँ, जूडो का माहिर भी। बस भाग्य ही खराब था, वरना तुम्हारे डैडी जिंदा न बचते। और जब तुमने मुझे कबूल कर ही लिया है तो तुम्हारी डैडी को कत्ल करके मुझे अफसोस भी होता। मुझे तो उस दिन भी बड़ा दुख हुआ था जब डैडी ने आपकी दुर्गत बनाई थी और आप बर्फ पर पड़े बेबसी से हाथ पांव पटक रहे थे। आपके जाने के बाद मैंने डैडी से कहा भी था कि उन्हें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जॉन चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। यही जानने को प्रयत्नशील था कि बाला उसका मजाक उड़ा रही है या सचमुच ही दिल की कह रही है, लेकिन चालाक बाला के चेहरे से वह कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका। तुम्हें क्यों दुख हुआ था? उसने पूछा और बाला ने सिर झुका लिया। उसी क्षण निकट की ही एक और बर्फीली चट्टान के पीछे एक चीख उभरी और वो दोनों चौंक पड़े। जॉन तेजी से उस तरफ दौड़ा और बाला भी उसके पीछे भागी। दिखाई देने वाला दृश्य बड़ा ही शर्मनाक था। जहाज की एक होस्टेस एक देवकाय नौजवान के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। ग्रेग! जॉन दहाड़ा और नौजवान चौंक पड़ा। भाग जाओ जॉन, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। खड़े हो जाओ ग्रेग, वरना तुम्हारा परिणाम भी जहाज वाले स्पेनी से अलग नहीं होगा, जॉन ने खूंखार लहजे में कहा और ग्रेग के सिर पर पहुंच गया। ग्रेग ने उसे एक गाली दी। जॉन ने उसके सिर के बाल पकड़कर उठा लिया और दूसरे ही क्षण उसका एक जबरदस्त घूंसा ग्रेग के जबड़े पर पड़ा। ग्रेग उछलकर कई फुट दूर जा गिरा था,
लेकिन वह भी कम शक्तिशाली नहीं था। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और फिर वह किसी बिफरे सांड की तरह ही जॉन पर टूट पड़ा। जॉन प्रोफेसर दयाल के सामने जरूर कायर साबित हुआ था, लेकिन भीमकाय ग्रेग के लिए वह बहुत खतरनाक साबित हुआ। उसने ग्रेग के हर वार को असफल बना दिया और कई बार उसे हाथों पर उठा उठा कर बर्फ पर दे मारा। एक बार तो उसे टांगों से पकड़कर तब तक धोबी पाट खिलाता रहा जब तक कि ग्रेग अपनी चेतना न खो बैठा। बाला ने सहमी हुई युवती को संभाला। ग्रेग से निपटने के बाद वह और जॉन युवती को लेकर सुरंग की तरफ बढ़ गए। जॉन खुद भी ग्रेग से अलग नहीं था, लेकिन बाला का शोक जादू उसके सिर पर चढ़कर बोला था। उसे बाला में मोहब्बत की सच्ची उम्मीद नजर आई थी और ग्रेग की शामत इसीलिए आई थी। अगर बाला चालाकी से काम न लेती तो शायद जॉन खुद भी उसके साथ ऐसा ही सलूक करता, और अब वह स्वयं को एक शरीफ व सभ्य इंसान साबित करने को प्रयत्नशील था। इसलिए वह कुछ ही देर बाद एक भोंपू द्वारा सभी नौजवानों को एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दे रहा था। देखते ही देखते जब सभी नौजवान जोड़े एक जगह आ इकट्ठे हुए तो जॉन उन्हें संबोधित कर बोला, दोस्तों, यह तय है कि बूढ़ों ने हमारे साथ एक सम्मानपूर्ण समझौता करके हमारी मांगों को मान लिया है। हमें लड़कियों के साथ रहने का हक मिल गया है, इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें दिए वचन पर दृढ़ रहें। अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी ग्रेग ने अपनी साथी युवती के साथ जबरदस्ती की। मैंने उस लड़की को बचा लिया और अब मेरा आदेश सभी नौजवानों के लिए यही है कि लड़कियां अगर हम पर विश्वास करके बाहर निकल आई हैं तो हमें उनके इस विश्वास को बनाए रखना है। किसी ने भी अगर किसी लड़की से ज्यादती करने की कोशिश की तो उसका अंजाम ग्रेग जैसा ही होगा, जो बर्फ की उस चट्टान के पीछे जख्मी, बेहोश या मृत पड़ा है। हम अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे। एड्रिक की आवाज उभरी। प्रोफेसर दयाल की दूसरी बेटी कविता उसके साथ थी और फिर अन्य नौजवानों ने भी उसकी देखा देखी इस बात का इकरार कर लिया। जॉन उन्हें धन्यवाद कह फिर सुरंग की तरफ बढ़ गया। मुझे लगता है मिस बाला ने इस वहशी को वश में कर लिया है, एड्रिक ने धीमे लहजे में ही कविता से कहा। शायद। आप बहुत सहमी व बुझी बुझी सी हैं मिस कविता। यकीन कीजिए, आप मेरे साथ इस हैसियत से नहीं हैं जैसी अन्य लड़कियां इन बिगड़े हुए नौजवानों के साथ हैं। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, एड्रिक ने गंभीरता से कहा। ओह नहीं मिस्टर एड्रिक, मुझे आपकी शराफत पर भरोसा है, वह एड्रिक की आंखों में झांकते हुए बोली, और एड्रिक के होठों पर निश्चिंतता भरी मुस्कान थिरक आई। बूढ़े दिन ढले ही वापस लौटे। आज एड्रिक ने उनसे हथियार भी वापस नहीं मांगे थे, लेकिन बूढ़ों ने मछलियां एक तरफ ढेर करने के बाद हथियार खुद ही उस हेडक्वार्टर में जमा कर दिए और फिर वह एक जगह एकत्रित हो मंत्रणा करने लगे। जॉन ने उन्हें देखा तो मुस्कुराते हुए उनके निकट पहुंच गया। क्या मीटिंग हो रही है बुजुर्गों? उसने एक बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने महसूस किया कि बूढ़ों के चेहरों पर कुछ अनूठे से ही भाव हैं, इसलिए वह भी गंभीर हो गया। संभव है तुम हमारी योजना से सहमत न हो, और अगर तुमने इसका विरोध किया तो निसंदेह ही यह एक कष्टप्रद बात होगी, सिस्को बोला। कैसी योजना? मुझे बताओ, मैं उस पर गौर करूंगा। तुम्हें याद है प्रोफेसर दयाल ने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि तुम अगर सहयोग दो तो संभव है यह रोज रोज मछलियां खाने से हमें छुटकारा मिल जाए। यह भी संभव है कि हम इस वीराने से निकल सकें और हम बर्फ की ढलानों से परे एक ऐसी दुनिया तलाश कर सकें जहां हम सुविधापूर्ण जीवन बिता सकें। हाँ, उन्होंने इस बारे में फिर कभी मुझसे बात करने की इच्छा भी व्यक्त की थी, जॉन ने कहा। दरअसल मिस्टर जॉन, प्रोफेसर इस बर्फ के जहन्नुम में हमारे लिए रहमत के फरिश्ते से कम नहीं हैं। उन्हीं के कारण हमारी खाने की समस्या हल हुई है, वरना अब तक हम में से न जाने कितने तो भूख से ही मर चुके होते, शायद हम सब ही। प्रोफेसर से बातचीत के बाद मुझे पता लगा है कि वह भू विशेषज्ञ हैं। वह जमीन देखकर ही उसके गुणों व रासायनिक उपलब्धियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि इन ढलानों के बाद यह बर्फानी क्षेत्र समाप्त हो जाता है। वहाँ हरियाली
व पेड़ों पर फल फूल भी उपलब्ध हो सकते हैं। वहां खुश्की के जानवर भी मिल सकते हैं। संभव है उस इलाके में भी हमें आबादी ना मिले, पर वहां हमारा रहन सहन सुविधापूर्ण हो सकता है, सुरक्षित भी। यहाँ हम कभी भी बर्फानी तूफान का शिकार बन सकते हैं। फिर बर्फ के नीचे यहाँ मछलियाँ भी खत्म होती जा रही हैं और हम उन पर कुछ दिन ही और निर्भर रह सकते हैं। उसके बाद मौत यकीनन है। क्यों ना प्रोफेसर की हिदायत पर यह कोशिश कर देखी जाए। लेकिन वह नई दुनिया हमें बर्फ के ढलान पार करने पर ही मिल सकती है, जॉन ने बेचैनी से कहा। हाँ, इन ढलानों को तो पार करना ही होगा। यही तो समस्या है, कैसे? उसके लिए प्रोफेसर का मस्तिष्क काम कर रहा है। हमें इस महान इंसान का आभारी होना चाहिए मिस्टर जॉन। वह अगर चाहता तो आज वह हम में ना होता। कब का अपनी बेटियों सहित इस नर्क से निकल गया होता और तब हमारे लिए यहाँ से निकल सकने की कल्पना भी असंभव थी। मैं इस बारे में गंभीरता से सोचने के लिए तैयार हूँ। आप में से कुछ लोग कृपया उधर केबिन में आ जाएं। तुम इन नौजवानों के लीडर हो, क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ, और यह आज सिद्ध भी हो चुका है। आप मिस माला से मालूम कर सकते हैं। जॉन ने संक्षेप में आज की घटना का अपनी प्रतिक्रिया उन्हें कह सुनाई। सिस्को ही नहीं, प्रोफेसर दयाल भी हैरत से उसे देखते रह गए। निसंदेह तुमने शराफत का सबूत दिया है मिस्टर जॉन। हम अपने किए वायदों पर कटिबद्ध है, पर उससे पहले अगर हम बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष कर ले तो क्या हर्ज है? सिस्को ने प्रशंसा करने वाले अंदाज में कहा। मैं तैयार हूँ, आइए। सिस्को व प्रोफेसर दयाल कुछ और लोगों के साथ जॉन के पीछे पीछे केबिन में चले गए। केबिन में जहाज की सीटें लगी हुई थी। सब इन सीटों पर बैठ गए। तब प्रोफेसर ने कहना आरंभ किया। मेरा पूरा जीवन ही खतरनाक अभियानों में बीता है। इन अभियानों ने मुझे जमीन को पहचानने की योग्यता भी दी है। अपने अनुभवों के आधार पर ही मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि इन ढलानों के परे ठोस जमीन है। वहाँ पेड़ पौधे व पानी के चश्मे मौजूद हैं। हम वहाँ बेहतर जिंदगी बिता सकते हैं। संभव है वहाँ पहुँचने के बाद हमें सभ्य संसार तक पहुँचने के लिए सुविधाएं मिल सके। ठीक है प्रोफेसर, लेकिन ये खतरनाक ढलाने, बर्फ के इस जहन्नुम और कष्टप्रद जीवन से छुटकारा पा बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए आत्महत्या के अंदाज में ही सही अगर एक कोशिश कर ली जाए तो क्या हर्ज है? आपके जहन में कोई तरकीब है? जॉन ने पूछा। हाँ, मैं कुछ दिन पूर्व कुछ परीक्षण भी कर चुका हूँ। अगर यह नए हालात सामने न आए होते तो शायद अपने प्रोग्राम पर अमल भी कर चुका होता, प्रोफेसर ने बताया। खूब, क्या आप अपने उन परीक्षणों के बारे में हमें भी कुछ बताएंगे? हाँ, लेकिन कल सुबह। तब व्यवहारिक रूप से मैं अपने परीक्षणों का प्रदर्शन करके दिखा दूंगा। अगर वे परीक्षण कामयाब हैं तो प्रोफेसर तुम नौजवानों को इसके लिए तैयार पाओगे। जॉन ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, अब और बातें सुबह होंगी, प्रोफेसर ने कहा और वे लोग उठ गए। जॉन उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आया था और फिर वे मछलियां तैयार करने में व्यस्त हो गए। उसी रात प्रोफेसर दयाल और बाला रोजाना की तरह ही सिर जोड़े लेटे सरगोशियां कर रहे थे। जॉन के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। क्या यह सच है कि उसने किसी लड़की की इज्जत बचाई थी? हाँ, यह हकीकत है डैडी, लेकिन सांप ने वक्ती तौर पर केचुली चढ़ा ली है जिससे वह किसी वक्त भी बाहर आ सकता है। ओह, मैं विवरण जानना चाहता हूँ, प्रोफेसर ने सरगोशी की। सुबह तो उनके तेवर खतरनाक ही थे। उन्होंने लड़कियों से बड़े बूढ़ों के फैसले को मान लेने की सलाह देते हुए इस उदासी के माहौल को खत्म कर देने की अपील की। हमने चूंकि सभी लड़कियों को समझा दिया था कि अगर हम इन नौजवानों को होशियारी से मूर्ख न बना सकी तो फिर खुदकुशी ही करनी होगी। इसलिए उन्होंने इस अपील को स्वीकार कर लिया और उनके साथ बाहर निकल आई। खुद जलील जॉन ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं उसके साथ बाहर आ गई थी और फिर मैंने उसे बेवकूफ़ बनाकर इस बात के लिए वचनबद्ध कर लिया कि उस समय तक अपने और लड़कियों की जमीर को कलंकित ना किया जाए जब तक प्रोग्राम के मुताबिक वह उनकी ना हो जाए। वह गधा बन गया और इसी चक्कर में उसने ग्रेग की हत्या कर दी। ओह,
प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली, फिर सरगोशी में बोला, खैर, मेरे जहन का बोझ दूर हो गया। मेरा दिल चाहता है कि एक जोरदार कहकहा लगाऊं। भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों में शामिल होना चाहता था। बस अब सो जाओ बाला, कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दूसरे दिन सुबह वक्त पर ही सब लोग जाग गए। काफी संख्या में मछलियां हासिल की जा रही थी, इसलिए सुबह का नाश्ता भी होने लगा था। नाश्ते से निपटकर वे सब बाहर निकल आए। नौजवान भी साथ थे। जॉन ने सभी नौजवानों को इकट्ठा किया और बोला, बूढ़ों ने हमसे सहयोग का वायदा किया था और अब तक उन्होंने नेक नियति से उसे निभाया भी। और इस हकीकत से भी हम अनजान नहीं कि इस वीराने पर हम सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। खुराक की कमी, भयंकर तूफान किसी भी दिन हमें आखिरी सांस लेने को विवश कर सकता है। प्रोफेसर दयाल की जहानत व ज्ञान से भी हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने पता लगाया है कि इन ढलानों के दूसरी तरफ ठोस जमीन मौजूद है। वहां वनस्पति भी है और शिकार के लिए जंगली जानवर भी। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो बर्फ के इस नर्क से छुटकारा पा सकते हैं। वहां से संभव है सभ्य संसार से भी संबंध स्थापित करने में सफल हो सके। प्रोफेसर दयाल ने वहां तक पहुंचने के लिए कई तजुर्बे भी किए हैं, जिन्हें वे हमारे सामने दोहराना चाहते हैं। दोस्तों, अगर बूढ़े वायदा करें कि वहां पहुंचकर भी वे अपने वायदे पर कायम रहेंगे और बिना किसी विलंब के लड़कियां हमारे हवाले कर देंगे, तो हमें उनके इस तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है? अगर बर्फ के इस जहन्नुम से छुटकारा मिल सकता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एड्रिक ने कहा, और उन सभी नौजवानों ने भी समर्थन में हाथ उठा दिए जो वास्तव में बूढ़ों के साथ थे। उनकी देखा देखी दूसरे नौजवान भी तैयार हो गए। जब जॉन प्रोफेसर से संबोधित हुआ, प्रोफेसर, हम आपके परीक्षण देखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले यह वायदा जरूरी है कि वहां जाकर भी आप लोग अपने वायदे के पाबंद रहेंगे। जॉन, हम बूढ़े यहाँ से निकलने की एक कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो उस जगह पहुंचकर भी हम आपके गुलाम ही रहेंगे। वहां जाकर हमारी शक्ति ने बढ़ तो जाना नहीं है। खैर, यह वायदा है, यह हम सब बूढ़ों का वायदा है कि नई दुनिया में कदम रखते ही नौजवानों को दाम्पत्य जीवन से बांध दिया जाएगा। एडमंड सिस्को ने कहा। तब हम सब तैयार हैं। नौजवान खुशी से चीखने लगे। तब प्रोफेसर दयाल ने उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। वे सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनका रुख खौफनाक ढलानों की तरफ था। ढलानों तक का लंबा व कठिन रास्ता तय करके वे उस निशान तक पहुंच गए जो प्रोफेसर दयाल ने कुछ दिन पूर्व परीक्षण करने के बाद लगाया था। प्रोफेसर उस निशान के निकट पहुंच गया। यहाँ बर्फ बहुत हल्की है और उसके नीचे ऐसे ही स्याह पत्थर मौजूद हैं जैसे मैंने यहाँ निशानी के तौर पर लगाए हैं। क्या नौजवान कुछ भारी पत्थर काटने में मेरी मदद करेंगे? जरूर। कुछ नौजवान आगे बढ़े और फिर बर्फ तोड़ने वाली कुदालों से बर्फ हटाकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े काटने लगे। कुछ ही देर में 4-5 वजनी पत्थर काट लिए गए और फिर प्रोफेसर के इशारे पर एक पत्थर निशान से दूर ले जाया गया और ढलान के किनारे ले जाकर उसे नीचे लुढ़का दिया गया। पत्थर किसी तेज घोड़े की तरह ढलान पर फिसलने लगा और नौजवान यह खौफनाक दृश्य देखने लगे। एक जगह पहुंचकर वह पत्थर जोर से उछला और न जाने कहां गायब हो गया। नौजवानों के दिल दहल उठे थे। इसलिए हमने इस जगह को खतरनाक निश्चित किया है, प्रोफेसर दयाल ने कहा। और फिर उसने दूसरा पत्थर उसी तरह निशान की दूसरी तरफ लुढ़का दिया। इस पत्थर का परिणाम भी वैसा ही हुआ। फिर एक के बाद दूसरा पत्थर उस निशान के सामने आगे पीछे रखे गए और पहले पत्थर के निशान के सामने वाले ढलान में धकेल दिया गया। पत्थर का तूफानी सफर शुरू हो गया और वह तेजी से निगाहों से दूर होता गया। लेकिन इस पत्थर ने बर्फ के दूर दूर फैले ढलानों को बखूबी पार कर लिया और उसकी स्याही उस समय तक नजर आती रही जब तक कि वह दिखना बंद न हो गया। प्रोफेसर के इशारे पर दूसरा और फिर तीसरा पत्थर भी इसी तरह लुढ़का दिया गया और इन दोनों पत्थरों ने भी अपना सफर बिना किसी रुकावट के तय कर लिया। नौजवान भयभीत निगाहों से इस परीक्षण को देख रहे थे।
प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने सोचा था कि एक चौड़ी सिल काटूंगा जिसमें चारों तरफ बर्फ खोदने वाले कुदाल कीलों की तरह गाड़ दिए जाएंगे। उस सिल पर नर्म चौड़े बिछाकर उसे इस योग्य बनाने का इरादा था कि इंसानी जिस्म को उन पर कष्ट न हो। फिर रस्सियों की मदद से मैं अपनी दोनों बच्चियों और खुद को उन गड़ी कुदालों से जकड़ लूंगा और उसके बाद हम ढलानों का सफर शुरू कर देंगे और उस घाटी तक पहुंच जाएंगे जो इस बर्फ के कैद खाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है और जहां जीना भी अधिक कठिन नहीं होगा। हम वहां से और आगे बढ़ने का प्रबंध भी कर सकते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये सोचें स्वार्थपूर्ण हैं। मैंने सोचा कि अपनी तजवीज़ दूसरों के सामने भी रच दूं ताकि दूसरे भी हिम्मत करें। और अब अपने परीक्षण सहित अपनी यह योजना मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सब इस सफ़र के लिए आमंत्रित हैं। हाँ, सफ़र का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। प्रोफेसर ने चुप होकर नौजवानों के खुश्क चेहरे और खौफजदा आंखें देखी और उसकी आंखों में उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। मुझे आपकी हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है। आप जो हम बूढ़ों को कत्ल करने के लिए बड़े जोश में नजर आ रहे थे, मेरी तजवीज़ सुनकर भयभीत हो गए हैं। अजीब रंग है आपके खून का। क्या यही है आपकी दिलेरी? व्यंग न कसे प्रोफेसर, जॉन ने आगे बढ़कर कहा। यद्यपि आपका तजुर्बा खतरों से खाली नहीं है, लेकिन बर्फ के इस वीराने में सिसक सिसक कर मौत का इंतजार करने से तो अच्छा है कि जिंदगी के लिए एक बार संघर्ष ही कर लिया जाए। अगर इस कोशिश में मौत भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। मैं सभी नौजवानों के लिए तो नहीं कहता, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो इस संघर्ष में सम्मिलित होने को तैयार होंगे। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पूछो बेटा। पहला यह है कि क्या पत्थरों पर हमें उसी ढंग से सफ़र करना होगा जिस तरह आपने बताया है? दूसरा, क्या आप बूढ़े हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? मैं बता चुका हूँ कि सफ़र के इस तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया है। रही धोखे की बात, तो इसके लिए इतना ही कह देना पर्याप्त है कि इस योजना में धोखे की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इस सफ़र में हम सब एक साथ ही होंगे। जिंदगी या मौत, जो भी मुकद्दर में होगा, सभी के लिए होगा। एक बात और, जॉन आश्वस्त सा होता हुआ बोला, ढलान पार उस घाटी में पहुंचकर क्या आप लोग अपने वायदों पर दृढ़ रहेंगे? प्रोफेसर के चेहरे पर सख्ती के भाव उभर आए। शुष्क स्वर में ही वह बोला, मिस्टर जॉन, इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ भी खुद को बेबस या मजबूर नहीं समझा है। यहाँ भी हम तुमसे उस वक्त तक जंग कर सकते हैं जब तक सब खत्म ना हो जाए। और स्पष्ट है कि हम कमज़ोर भी साबित नहीं होंगे, लेकिन हमने नौजवानों की इस प्राकृतिक मांग को अक्ल की रोशनी में परख कर इसलिए स्वीकार कर लिया था कि संभव है इससे उनकी सोई योग्यताएं जाग उठे। नौजवानों की शक्ति ही यहाँ से निकलने में सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए यहाँ हो या उस घाटी में, आपसी समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जॉन समझाने वाले भाव में ही गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, मैं संतुष्ट हूँ प्रोफेसर। अब आपका वह तरीका भी बता दें जिससे हमें यह सफ़र करना है। प्रोफेसर ने एक उचटती लेकिन मुस्कुराती निगाह उत्सुक खड़े नौजवानों पर डाली। फिर बताने लगा, हम नष्ट हो चुके अपने उस जहाज को बर्फ के उस पहाड़ से खोदकर निकालेंगे, उसका सामने का क्षतिग्रस्त भाग ठीक कर लेंगे और फिर उसे उस ढलान तक ले जाएंगे। फिर हम सब उस जहाज में बैठ जाएंगे और उसे इन ढलानों पर छोड़ दिया जाएगा। यूं हमारा यह सफ़र उस जहाज में ही होगा, लेकिन तब वह हवा में नहीं उड़ेगा बल्कि बर्फ पर दौड़ेगा। ओह! जॉन के चेहरे पर अनूठे से भाव फैल गए। वह चकित निगाहों से ही प्रोफेसर को देख रहा था। दूसरे कई नौजवानों के चेहरे भी सुर्ख हो गए थे। सफ़र करने का यह तरीका पत्थर की सिल वाले तरीके से ज़्यादा दिलचस्प था और इसके लिए सभी तैयार भी थे, जिसका अंदाज़ा उनके चेहरों से हो रहा था। क्या ख्याल है दोस्तों? हम सब तैयार हैं, लगभग सभी एक साथ ही बोले थे। बर्फ पर यह तेज रफ्तार सफ़र जिंदगी का एक अनूठा सफ़र होगा। जॉन उत्साहित सा ही बोल रहा था। नतीजा कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं प्रोफेसर।
हम सब आपके निर्देशानुसार काम करने को तैयार हैं। जॉन ऑल्टे की इस योजना पर नौजवान तालियां पीटने लगे। इनमें बूढ़ों की तालियां भी शामिल थी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो केवल मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में मौत छुपी हुई थी, जैसे एडमंड सिस्को, प्रोफेसर दयाल और एड्रक। बर्फ की खुदाई का दृश्य अत्यंत जोश भरा था। लगभग 225 आदमी बर्फ की इस विशाल चट्टान को ढा देने में प्रयत्नशील थे। यह खुदाई अधिक कठिन नहीं थी, सिर्फ बर्फ की उस तौदे को जमीन पर बिखेर देना था जो पहाड़ की शक्ल रखता था, और सभी जी जान से इसमें व्यस्त थे। बूढ़े, नौजवान, लड़कियां सभी खोद रहे थे। लड़कियों के आ मिलने से नौजवानों के जिस्मों में और भी चुस्ती आ गई थी और वह पूरी शक्ति व लगन से काम कर रहे थे। हाँ, प्रोफेसर दयाल के नेतृत्व में बूढ़ों की एक टीम अलग हो गई थी। वे लोग मछलियां प्राप्त करने निकल गए थे। शाम को जब वे लोग लौटकर आए, तब उनके साथ रोजाना से भी ज्यादा मछलियां थीं, जिसे देखकर खुदाई करने वालों ने खुशी का नारा लगाया। पूरे दिन की सख्त मेहनत का परिणाम नजर आ रहा था। चट्टान की एक बगल से जहाज का ढांचा चमकने लगा था। अब काम कल के लिए स्थगित कर दिया गया और वे लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। अब हर दिल में उमंग थी, लेकिन जो लोग अपने मुकद्दर पर स्याही मल चुके थे, उनकी खुशी क्षणिक ही थी और बूढ़ों का गिरोह उन्हें सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल कर रहा था। इस गिरोह से बूढ़ों को कोई दिलचस्पी या हमदर्दी नहीं थी। अगर वे चालाकी से काम न लेते तो शायद वह उन्हें कत्ल कर चुके होते और बर्फ पर एक शर्मनाक नाटक आरंभ भी हो चुका होता। इंसानियत की चीखें इस वीराने में गूंज रही होती। ऐसे दरिंदों को बेवकूफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन इनसे हमदर्दी कैसे हो सकती थी। दूसरे दिन सुबह से ही वह फिर अपने काम में लग गए। बूढ़े खुराक की तलाश में निकल गए। नौजवान आजकल अधिक लगन व तेजी से काम कर रहे थे, इसलिए जब सूरज ने वापसी का सफर शुरू किया तो उसकी किरणों ने जहाज के ढांचे को बर्फ में दूर से ही उजागर कर दिया था। जहाज अब बर्फीली चट्टान से मुक्त था और यह ढांचा बूढ़ों ने भी दूर से ही देख लिया था। प्रोफेसर दयाल के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद ये बूढ़े नौजवानों को मुबारकबाद दे रहे थे। शाम को खाने पीने से निश्चिंत हो एक मीटिंग हुई, जिसमें आगे के कार्यक्रम पर गौर करना था। अब हमें क्या करना है प्रोफेसर? जॉन ने पूछा था। कल का दिन हमारे सफर का दिन होगा। मुमकिन है कल तैयारियां पूरी न हो सके। ऐसी सूरत में परसों सुबह हम जरूर सफर के लिए तैयार होंगे। जहाज में मोटे मोटे रास्ते तो हैं ही, उन्हीं रास्तों से बांधकर जहाज को बर्फ पर घसीटना है। काम कठिन है, पर हौसले बुलंद हो तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं। मैंने उस रास्ते का चुनाव कर लिया है जिस पर से हम जहाज को घसीटकर ढलानों के किनारे तक ले जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हम इसके विंडशील्ड वाले अगले हिस्से को बंद कर देंगे। इसके लिए हमें सीटों के ढांचे ही इस्तेमाल करने होंगे जो आज तक हमारे बहुत काम आए हैं, लेकिन जहाज को ढलान के सिरे पर पहुंचाने का काम सबसे कठिन होगा। इसके लिए जान जोखिम में डालनी होगी और वही दिले नौजवानों का पता भी लग जाएगा। आप चिंता न करें प्रोफेसर, हम नौजवान आपके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हैं, जॉन ने जवाब दिया। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद दिन भर के थके मांदे लोग आराम करने लेट गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।